समरी देखी थी, है ना। समरी में ये देखा था कि रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का मतलब ये है कि जो जनन है, जनन कौन सा, लैंगिक जनन, वो लैंगिक जनन एक पुष्प के अंदर होता कैसे है। ओके, लैंगिक जनन का मतलब नर युग्मक है वो मादा युग्मक का मिलना, और पुष्पीय पादपों का मतलब कौन से पादप, फ्लावरिंग प्लांट, कौन से, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में रिप्रोडक्शन की साइट कौन सी, फ्लावर। अब फ्लावर के रेफरेंस में कुछ कैरेक्टर हमने कल देख लिए थे, जिसका नाम था कि भाई फ्लावर है तो एंजियोस्पर्म है और फ्लावर नहीं तो एंजियोस्पर्म भी नहीं। ठीक है, फ्लावर ही है जो उसको नया पादप बनाने पे मजबूर करेंगे। फिर बात करते हैं कि फ्लावर है वो लैंगिक जनन यानी कि रिप्रोडक्टिव साइट का स्थल है। फिर बात करते हैं अगर लैंगिक जनन होगा तो उसके एंड प्रोडक्ट कौन होंगे, एंड प्रोडक्ट कौन होंगे बेटा, फ्रूट एंड सीड। ये लो, वाइट कैसे आ रहा है भाई, ये लो, क्या होगा, फ्रूट एंड सीड। और पुष्प जो है वो क्या है बेटा, ब्रौणिकी और आकारिकी। आश्चर्य, आश्चर्य का मतलब मार्वल है, चमत्कार है। एक छोटा सा फ्लावर एक पूरे प्लांट का क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है। फिर हमने यहाँ पर बात करी थी, देखो बेटा हर एक स्लाइड से मैंने क्वेश्चन बनाया है, पेपर रेडी है, बस कल तुम्हें दे इतना इंतजार है। हर एक स्लाइड से मतलब कि ये जो 4 कैरेक्टर लिखे हैं यहाँ से भी क्वेश्चन है, ये जो आपको डायग्राम यहाँ से यहाँ तक बनाया है इसके अंदर भी क्वेश्चन बना रखा है, जो स्लाइड पर है वो आपके क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें कि सबसे पहले एक ही लाइन है कि फ्लावर है क्या बेटा, मॉडिफाइड शूट, और शूट का मतलब क्या हो गया, शूट का मतलब क्या हो गया कि स्टेम एंड लीव्स दोनों चीजें। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये जो शूट है वो किससे बना, शूट एपिकल मेरिस्टेम से, यानी कि प्ररोह शीर्ष विभज्यों तक। ये प्ररोह शीर्ष विभज्यों तक ही आगे चल करके क्या बनाएगा बेटा, पुष्प शीर्ष विभज्यों तक। ठीक है, अब इसके लिए कौन से बदलाव होते हैं, इसके लिए ये बदलाव होते हैं, कौन से, तो सीधे के सीधे यहां पर 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि पुष्प क्या है, रूपांतरित प्ररोह है, पहली चीज। दूसरा, प्ररोह में क्या क्या शामिल है, स्टेम एंड लीव्स है। फिर तीसरा कि पुष्प विभज्योतक बनाने के लिए किस में बदलाव होते हैं, शूट एपिकल मेरिस्टेम में बदलाव होते हैं। चौथी चीज, शूट एपिकल मेरिस्टेम से फ्लोरल मेरिस्टेम बनाएंगे तब कौन से बदलाव होंगे, तो हम कहेंगे फर्स्ट होंगे हार्मोनल, सेकंड होंगे स्ट्रक्चरल। ठीक है, ये 2 ही बदलाव होते हैं। डिम्पल मतलब अपनी जो क्लासमेट आपको मिल गई हूँ, तो थोड़ा सा पहले अपन ये देख लेते हैं, फिर बाद में साथ में मिल के बातें करते हैं। ठीक है तो ये देखते हैं, पहले इधर ध्यान दो। तो हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेज जिसमें अपन विभेदन कहते हैं, 2 टर्म आती है, एक आता है विभेदन, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या है बेटा, विभेदन। एक होता है बेटा विभेदन, सुनना, एक होता है विभेदन, एक होता है विभाजन। टर्म सुने दोनों, एक होता है विभेदन, दूसरा होता है विभाजन। क्या फर्क है, ओके, और विभाजन का मतलब डिवाइड हो जाएगा। विभाजन में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों आते हैं। विभाजन का मतलब ये है कि एक द्विगुणित कोशिका है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन यानी कि उसके गुणसूत्रों की संख्या आधी भी हो सकती है, और समसूत्री मतलब माइटोसिस, इसका मतलब है कि वो नंबर क्रोमोसोम के सेम रह सकते हैं, इसको बोलते हैं विभाजन। विभेदन का मतलब ये है कि उनमें विभाजन की चीजें नहीं होगी। जैसे मैं बोल सकता हूं कि जाइलम जो है वो 4 तत्वों में विभेदित रहता है। जाइलम डिफरेंशिएट इनटू 4 एलिमेंट, कौन कौन से, वेसल, ट्रैकेड, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, यानी कि वाहिका, वाहिनिका, जाइलम मृदुतक, जाइलम रेशे। तो ये 4 भागों से मिलकर के बना है, तो इसको हम बोलेंगे विभेदन। समझ में आया। विभज्योतक एक ऐसी चीज है और स्थायी एक ऐसी चीज है। विभज्योतक में क्या होता है, विभज्योतक मेरिस्टेम कहते हैं, और एक है स्थायी। स्थायी के अंदर कभी विभाजन होगा क्या, स्थायी में विभाजन नहीं होगा, लेकिन विभज्योतक में विभाजन होगा, बिल्कुल हो सकता है। तो यहां हमने एक चीज लिखी है, कौन कौन से बदलाव होंगे, एक हार्मोनल चेंजेज होंगे और दूसरे कौन से होंगे बेटा,
तो जो चीज ऊपर पर्ण थी, पर्ण से तो क्या बन जाएंगे इनके सेपल, पेटल, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम बन जाएंगे। और जो एक ये फ्यूचर स्टेम था, स्टेम आगे चल करके क्या बना लेगा बेटा? तो ये दो क्वेश्चन और बन गए कि जो फ्यूचर स्टेम है, फ्यूचर स्टेम का मतलब पुष्पासन का निर्माण किससे होता है? स्टेम से होता है। दो चीजें बताई ना, स्टेम एंड लीव्स, तो पुष्पासन का निर्माण किससे होगा? स्टेम से होगा। और जो बाकी वाले पेटल, सेपल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, उनका निर्माण किससे होगा? और एक फ्लावर का अपने पास में निर्माण हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर चीज लिख रखी है। पुष्पासन किसका निर्माण, पुष्पासन का निर्माण कौन करेगा? मॉडिफाइड स्टेम करेगा। कैलिक्स, कोरोला, एंडोशियम, गाइनोशियम का निर्माण कौन करेगा? मॉडिफाइड लीव्स करेगी। फिर दो टर्म और अपने पास में है। फ्लोरिकल्चर तो आपने नाम सुना ही होगा, उसके साथ में हमने एक ऐड किया है एंथेसिस। एनसीईआरटी जहां से स्टार्ट हो रही है वहां पर एक छोटी सी लाइन लिखी है कि बंद पुष्प कलिका खिलने लगती है। ठीक है, और इसका खिलना ही क्या कहलाता है? एंथेसिस कहलाता है। एनसीईआरटी में एंथेसिस टर्म नहीं है, लाइन है कि बंद पुष्प कलिका खिलने लगती है या खुलने लगती है, उसमें बदलाव होते हैं, पुष्पों की खेती की जाती है, जिसको फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। एंथेसिस क्या कहेंगे? एक कलिका, एक पुष्प कलिका जो बंद है, जब वो खिलने लगेगी, ब्लूम होगी, यानी कि पुष्प बनेगा, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? एंथेसिस। और उन्हीं पुष्पों की खेती क्या कहलाएगी? टर्म समझ में आई? ठीक है, फास्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे अपने पास में टॉपिक भी है, करवाना है, एक बार रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक भाई साहब आए थे, भाई साहब का नाम क्या था? अपने जाने माने, है ना, इतनी बार इनके बारे में बात हो रखी है कि क्या पता इनका भूत आ जाए और कह दे कि भाई क्यों पीछे पड़ा है। कौन? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। क्यों? क्योंकि अपने मारवाड़ी है ना। ये भी कभी कभार लैब में बैठते तो मारवाड़ी में कह देते कि भाई मैं आज एक जो है वो फूल निर्माण करे, किंकर करियो क्या, किंकर के भी जो एक पराग कण हो, पराग कण मतलब पोलन ग्रेन था, उस पोलन ग्रेन से मैंने एक नए प्लांट का निर्माण कर लिया। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है बेटा, कहाँ जन्म हुआ इनका? डेट, जो अपने पास में ईयर है वो कौन सा? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन? जो बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, जो 12th में बेटा एनसीईआरटी की बायोलॉजी पढ़ी, उस किताब को पहली बार जब एनसीईआरटी ने बनाया था, इन्हीं भाई साहब के निर्देशन में बनाया था, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। तो दो चीजें ध्यान रखनी है, एनसीईआरटी की 12th की जो हायर सेकेंडरी की जीव विज्ञान की पुस्तक है वो किन के निर्देशन में बनाई गई? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी के निर्देशन में बनाई गई। कब बनाई गई? 1964 में प्रकाशित की गई। छोटे छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखो, इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने परागकण संवर्धन किया, टेस्ट ट्यूब बेबी, जो मानव में बात करते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, वही चीज इन्होंने प्लांट के रेफरेंस में भी बताई, अंत अंडाशय संवर्धन भी किया। अब आए अपन टॉपिक पर। अपने चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, है ना। रिप्रोडक्शन कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा? सबसे पहले गैमीट बनेंगे, फिर गैमीट मिलेंगे, मिलकर के बच्चे का निर्माण होगा। यही चीज प्लांट के रेफरेंस में करें तो सबसे पहले गैमीट का बनना। अब गैमीट बने हैं, मेल गैमीट अलग है, फीमेल गैमीट अलग है, क्या ये आपस में मिलेंगे अपने आप? आपस में पास में भी तो आना पड़ेगा, या फिर ये इधर बैठा है वो उधर बैठा है, आमने सामने देख रहे हैं और नए पौधे का निर्माण हो जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज होगी युग्मक जनन, यानी युग्मकों का बनना। उसके बाद में युग्मकों का स्थानांतरण। जब स्थानांतरण हो जाएगा, स्थानांतरण किसका होगा? कौन जाएगा? नर जो है वो मादा के पास में जाएगा, है ना। फिर निषेचन, निषेचन के बाद में जो भी भ्रूण बनना है, बीज बनना है, फल बनना है, वो सारी चीजें होगी। इनको हमने पीरा कितने इवेंट में बांटा बेटा? 3 में। सबसे पहली पूर्व निषेचन घटना, निषेचन घटना, पश्च निषेचन घटना। पूर्व में कौन आ गया? पहले युग्मकों का निर्माण, फिर युग्मकों का निर्माण, यानी कि अपने पास में प्लांट के रेफरेंस में बोले तो लघु बीजाणु जनन एवं गुरु बीजाणु जनन, और मानव के रेफरेंस में भावे जी सर पढ़ा रहे हैं शुक्र जनन एवं अंड जनन। फिर युग्मकों का स्थानांतरण, मानव की बात करें तो स्पर्म जो है वजाइनल पोर से होते हुए फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। प्लांट की बात करें, सबसे पहला एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। एल्गी एक्वेटिक है, पानी यानी कि जल चाहिएगा।
ब्रायो और टेरिडो स्थलीय है, लेकिन जनन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जल की पड़ेगी। तो इनमें युग्मकों के स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता रहती है। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये दो चीजें ऐसी है जिनमें एक स्पेशल मैकेनिज्म होती है और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं पॉलिनेशन, परागण। ये पॉलिनेशन दो प्रकार का, कौन कौन सा बेटा? स्व एंड पर परागण। ठीक है, फिर बात करेंगे जब युग्मकों का स्थानांतरण हो जाएगा तो युग्मक आपस में मिल जाएंगे, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिलकर के क्या बनाएंगे? और जाइगोट जब बन जाएगा तो जाइगोट से क्या बनेगा? भ्रूण। फिर एक और चीज बनेगी, एक और चीज बनेगी, एक और चीज बनेगी। अगर मैं बोलूं कि भाई क्वेश्चन पूछूं पश्च निषेचन घटनाओं में शामिल है, सबसे पहला दे दिया युग्मक जनन, दूसरा दे दिया बीज का निर्माण, तीसरा दे दिया युग्मकों का स्थानांतरण, चौथा दे दिया युग्मनज, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है लेकिन स्लाइड से बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन यहाँ पर कि जो एक फ्लावर था जो अपने पास में बना, उस फ्लावर के कितने भाग? 2 भाग। कौन कौन से? सहायक अंग एंड जनन अंग। सहायक अंग का मतलब जो हेल्प करता है जनन करने में, जनन करता नहीं है। जनन करने में क्या करेगा बेटा? आपको 2 चीजें बताई थी, एंटीबॉडी आपने पढ़ी होगी, प्रतिरक्षी पढ़ी होगी, 2 थी, एक तो बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट क्या करती है? सुपड़ा साफ कि सर 12वीं गई तो दिमाग में से बी और टी दोनों ही चले गए। घनश्याम, बी लिम्फोसाइट का फंक्शन कौन सी? बी लिम्फोसाइट क्या करती है? प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है। टी क्या करेगी? टी एंटीबॉडी तो नहीं बनाती लेकिन एंटीबॉडी बनाने में हेल्प करेगी। बी लिम्फोसाइट को कहेगी कि तू एंटीबॉडी बना, मैं तेरे पीछे खड़ी हूं। ठीक है, बस पीछे देख मत लेना वरना मिलूंगी नहीं। ठीक है, वही सीन अपने यहां पर भी है। सहायक अंग का मतलब है वो सिर्फ जनन में हेल्प करेंगे, और जनन अंग का मतलब है जो रियल में क्या करेंगे। कैसे? सबसे पहले अपने पास में फ्लावर है तो फ्लावर के 2 भाग बाहर के, कैलिक्स एंड कोरोला, जिसको अपन बोलते हैं बाह्य दल एवं दल। बाह्य दल है तभी पुष्प सुरक्षित है। अगर बाह्य दल को नीचे से हटा दूं तो दल किसके ऊपर टिकेगा? बाह्य दल को हटा दूं तो अंदर से पुंकेसर और स्त्रीकेसर एक्सपोज हो जाएंगे, उनको डैमेज पहुंच सकता है। तो सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है बेटा? बाह्य दल करता है, कैलिक्स करता है। कैलिक्स की इकाई कौन सी? ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ही कलरफुल पंखुड़ियां कौन सी? उसकी इकाई कौन सी? तो बाह्य दल का काम क्या हो गया? और कोरोला यानी कि स्पेटल का काम क्या हो गया? अगर पुष्प कलरफुल नहीं होंगे तो आप भी उनको जाकर के नहीं तोड़ोगे, अट्रैक्ट नहीं होवोगे। ठीक है ना, अभी ये कल परसों परसों जो भी शीतला सप्तमी थी ना, तब वो उनकी पूजा करने के लिए कुछ पतले पतले फ्लावर लेके आए थे, पास में आस पड़ोस में से कहीं से ले आए थे ना, कि भाई गुलाबी कलर के थोड़े ज़्यादा तोड़ लो, धोले कलर के थोड़े कम तोड़ लो, है ना। क्योंकि मैं लेके आया हूँ, वो साथ में बताया कि अंकल की चाचू आप जो है वो गुलाबी कलर के फूल लो, वो अच्छे लग रहे हैं। धोले क्यों नहीं? धोले तो अपने यूँ ही देखते हैं। तो क्यों? क्योंकि बेटा इस पेटल ने क्या किया? अट्रैक्शन का काम किया। जितने ज्यादा होंगे, क्यों होता है? क्योंकि पिगमेंट्स पाए जाते हैं इनके अंदर। ठीक है, फिर बात करते हैं जनन अंग की। जनन अंग में बात करें कौन कौन से? एक तो एंड्रोसियम और दूसरा गाइनोसियम। एंड्रोसियम कौन सा पार्ट है बेटा? और गाइनोसियम क्या है? फीमेल पार्ट। एंड्रोसियम की यूनिट कौन सी? और गाइनोसियम की? फिर रिपीट कर रहा हूं, गाइनोसियम बोलो, कार्पल बोलो, पिस्टिल बोलो, तीनों है फीमेली पार्ट, लेकिन तीनों का मतलब अलग अलग है, बाद में अपन बताएंगे। जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं मेल पार्ट में, अपन ऊपर बात कर रहे हैं कि जो एंथर है, जिसको अपन लघु बीजाणु धानी भी बोलते हैं बेटा, और उसी को अपन पराग कोश भी बोलते हैं ना। लघु बीजाणु धानी कब बोलेंगे, पराग कोश कब बोलेंगे? है तो दोनों एक ही चीज। लघु बीजाणु धानी यस, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सैक कब बोलेंगे? वेरी गुड। इसको अपन इजी लैंग्वेज में करें कि जब अपरिपक्व होता है, इमेच्योर होता है, तब तो है लघु बीजाणु धानी। जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब क्या हो जाएगा? ठीक है, लघु बीजाणु धानी का मतलब जिसमें बीजाणुजन उत्तक होंगे, यानी कि अभी तक परिपक्व नहीं है।
और परागकण जिसमें बन जाएंगे वो क्या हो जाएगा बेटा, पोलन सैक हो जाएगा। है दोनों एक ही चीज। ओके, कि मानव के अंदर पहले उसी को बच्चा बोलते हैं, जब वो 20, 25, 30 साल का हो जाता है तभी उसको अपन आदमी बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते हैं? अभी तुम्हें टाबरिये बोलेंगे, फिर तुम बड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, बड़े टाबरिये। चलो बड़े टाबरिये। फिर देखो एंड्रोशियम के अंदर 2 भाग, एंथर एंड पूतंतु। इधर कितने भाग, कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिकायन। इनके बारे में भी स्पेसिफिक लाइन है। आपके जो सिलेबस में आएगा वो सिर्फ यहाँ तक वाला पोर्शन आएगा। आज तक की जो स्लाइड है इसके अंदर कल हमने पढ़ा था वो शायद स्लाइड यहाँ से गायब हो गई है। ठीक है, ओके। ये अपने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू है, एक खाका है। खाके का मतलब ये है कि एक रोड मैप है। रोड मैप का मतलब बाड़मेर से अगर हमें जयपुर जाना है, बाय बस जाओ, बाय ट्रेन जाओ, बाइसिकल लेके जाओ, बाइक लेके जाओ या जाओ पैदल, आप पहले मैप निकालोगे, है ना, कि अगर रास्ता पता है तो ठीक है, नहीं है तो निकालना ही पड़ेगा। तो ये उसका पूरा खाका है कि पहली वाली जो घटना है, फ्लावर के कितने भाग, 2 भाग। कौन कौन से, मेन जनन की बात करें, मेल एंड फीमेल। मेल के अंदर कौन थे, पुमंग एंड पूतंतु। फीमेल में कौन थे, अंडाशय, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र। ठीक है, इस पुमंग के अंदर ऊपर वाला भाग लघु बीजाणु धानी, या जिसी को हमने क्या बोला था, परागकोश। परागकोश में क्या होगा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और उसमें अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनेंगे, लघु बीजाणु आगे चल करके क्या बनाएंगे, परागकण। और उस परागकण के अंदर क्या होते हैं, इस तरीके की संरचना रहती बेटा, ये 2 नर युग्मक। यानी कि अपने पास में युग्मकों का निर्माण हो गया। और युग्मकों का निर्माण है सबसे पहली घटना कौन सी, ठीक है, इसी बेस पे हम चल रहे हैं आगे। सेम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में भी कौन, अंडाशय, वर्तिका एंड वर्तिकाग्र। यहाँ क्या होगी, गुरु बीजाणु धानी होगी, जिसको अपन बीजाणु बोलते हैं। उसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगी, उसमें मियोसिस होगा और क्या बन जाएगा, गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु से क्या बनेगा, भ्रूणकोश। भ्रूणकोश में ये वाली स्ट्रक्चर, 3 कोशिकाएं ऊपर पड़ी है, 3 कोशिकाएं, 1 कोशिका, कितने केंद्र की, 2। कहां से मेरे बच्चे, पूरी बात कर रहा हूं। 8 केंद्र की है, कितने कोशिकीय, 7 कोशिकीय। इस संरचना का नाम भ्रूण कोश। किससे बनी, भ्रूण कोश में अपने काम की कौन, अंड कोशिका और द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक। अंड कोशिका, एक नर युग्मक एक अंड कोशिका से मिलेगा, क्या बन जाएगा बेटा, युग्मनज बन जाएगा। ठीक है, दूसरा नर युग्मक किससे मिलेगा, 2n केंद्रीय कोशिका से मिलेगा, और मिलेगा तब उसको अपन क्या बोल देंगे बेटा, भ्रूण पोष कह देंगे। ठीक है, तो यहां तक की घटना कहलाई युग्मक जनन। अब ये युग्मकों का स्थानांतरण होगा तभी मिलेंगे, और स्थानांतरण के लिए आपको अभी मेथड बताया था, परागण। ठीक है, उसके बाद में परागण 2 प्रकार के हैं, डिटेल में बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरी घटना आई निषेचन। निषेचन में क्या होगा, 2 प्रकार का है, एक सत्य निषेचन और दूसरा त्रिक संलयन। और एक बार निषेचन में क्या हो गया, एक नर युग्मक किससे मिला, दूसरे वाले में क्या हो गया, दूसरा नर युग्मक किससे मिला। निषेचन कितनी बार हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, द्विनिषेचन ही एंजियोस्पर्म का मुख्य लक्षण है, खालिस्तान के रूप में अपनी एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, त्रिक संलयन का मतलब दूसरा नर युग्मक इससे मिलेगा तो उसको हम बोलेंगे त्रिक संलयन। तो यहां तक की जो परिभाषा होगी वो तो आ जाएगी निषेचन के अंदर। निषेचन के बाद में तीसरी घटना पश्च निषेचन घटना, और पश्च निषेचन घटना के अंदर हमने क्या बोला, एक तो बोला भ्रूण का निर्माण, भ्रूणपोष का निर्माण, बीज का निर्माण और फल का निर्माण। तो ये वाली चीज है ना, भ्रूण का निर्माण, भ्रूणपोष का निर्माण, बीज का निर्माण एवं फल का निर्माण। ये एक ओवरव्यू है, पूरा चैप्टर जो हम पढ़ेंगे, पढ़ना क्या है वो बताया। अब अपन आते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहली चीज क्या बोले, नर युग्मकोद भेद का निर्माण। जो भी बच्चे आज आए हैं बेटा, जो अभी तक 6 स्लाइड है अपने बायो में या फिजिक्स में सर ने जो पढ़ाया है या केमिस्ट्री में पढ़ाया है, संडे को वो पहले रिवाइज करवाया जाएगा अच्छी तरीके से।
है ना, तुम्हारे जो छोटा छोटा 2-3 दिन की क्लास हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है, वो रिवाइज करवा के फिर आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो अपनी नोटबुक वगैरह जो भी है वो साथ में ले आना। नर युग्मकोद्भिद का मतलब क्या होता है? परागकण का निर्माण। वो परागकण कैसे बनता है, उसके लिए हम कुछ संरचनाएं पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे पहली किसकी संरचना? पुंकेसर की संरचना। किसकी संरचना? लघु बीजाणु धानी की संरचना, या इसको अपन क्या बोल रहे हैं? पराग कोश। इंग्लिश वाले ध्यान दे दोगे? बिल्कुल, क्योंकि ये नाम ही तुम्हारे पास में पहली बार है। देखो, मेल गैमेटोफाइट का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। सबसे पहला किसकी स्ट्रक्चर? इसको बोलेंगे हम स्टेमन, इसको बोलेंगे हम माइक्रो स्पोरेंजिया, और इसको बोलेंगे हम पोलन सैक की स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बाद में ये बना कैसे, तो उसका विकास। उसके बाद में क्या कि अपने पास में इसकी भित्तियों के बाद में लघु बीजाणु जनन और लास्ट में परागकण आ जाएगा। तो पहले हम इसी पॉइंट को पढ़ लेते हैं कि है क्या चीज, ठीक है। ये लो, अब स्टेमन की संरचना बनाए। आप ऑलरेडी स्टेमन की संरचना से वाकिफ हो, कल भी समझाया था। ऊपर की तरफ क्या रहेंगे? एंथर। नीचे की तरफ क्या रहेंगे? इसको हम बोलेंगे पुमंग या एंथर, ठीक है। इसको बोलेंगे हम पूतंतु या फिलामेंट। हिंदी वाले इंग्लिश सीखे नहीं सीखे, कार्तिक तुम हिंदी जरूर सीख जाओगे, ठीक है। चलो इधर देखो, ये वाली संरचना है। अगर मैं बात करूं कि भाई एक तो ये और इसके पास में ही दूसरा, 2 और इसके पास में 2 ऊपर, इसको अपन बोलते हैं लघु बीजाणु धानी की स्ट्रक्चर। अब मेरे को इसको देखना है, तो इस तरीके से रख करके मैं बीच में से काटूं, इसको बोलेंगे हम स्टेमन। स्टेमन से ही लघु बीजाणु धानी कैसे बनेगी, तो उस संरचना को मैं यहां बना रहा हूं। ये अगर इसी परागकोश को मैं इस तरह से पकड़ के ऊपर से देखूं, तो मेरे को इस तरीके की संरचना दिखेगी। ये पूरी की पूरी संरचना क्या कहलाएगी बेटा? लघु बीजाणु धानी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? लघु बीजाणु धानी कहलाएगी। अब इस लघु बीजाणु धानी में कौन कौन सी संरचनाएं होगी, किस तरीके से होगी, देखना बेटा। एंथर का ये नीचे वाला सिरा, यानी कि फिलामेंट का ऊपर वाला सिरा और फिलामेंट का नीचे वाला सिरा। नीचे वाले सिरे जो है वो आगे किससे जुड़े होंगे? इसको मैं बोलूंगा बेटा पुष्पासन, या फिर साइड में ये जुड़े रहते हैं दल से, ठीक है। इस सिरे को देखना बेटा इधर, कि ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट का ये वाला सिरा जो है, इसको मैं बोलता हूं समीपस्थ सिरा। कौन सा सिरा? समीपस्थ सिरा। ये वाला कौन सा सिरा? दूरस्थ सिरा। कौन सा सिरा? इसको मैं बोलूं डिस्टल एंड। कौन सा एंड? ये वाला कौन सा एंड? पैरोक्सिमल एंड, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि पूतंतु का समीपस्थ सिरा पैरोक्सिमल एंड किससे जुड़ा रहता है? सिर्फ थैलेमस से ना कह के मैं एक नाम और बोलूंगा, किससे? पुष्प दल से। दल मतलब पेटल, ठीक है। क्योंकि आपने धतूरा देखा होगा, सोलेनेसी देखी होगी, उस सोलेनेसी में आपने देखा होगा कि पेटल से पूतंतु आपस में अटैच रहते हैं। ओके, अब आगे बात करते हैं यहां पर कि ये वाली जो संरचना है इसी को अपन एंथर बोलते हैं। ये जो एंथर है, देखना बेटा, ये जो एंथर है उसके अंदर एक तो ये वाला भाग हो गया, दूसरा ये वाला भाग हो गया, यानी कि इसको मैं क्या बोलूं? ये एक लोब हो गया। क्या हुआ बेटा? ये कौन सा लोब हो गया? लोब को हिंदी में बोलते हैं पाली। क्या बोलते हैं? पाली। तो ये एक पाली और ये दूसरी पाली। इसलिए बात करेंगे कि जो एक एंथर है, एक एंथर, उस एक एंथर में लोब कितने, यानी कि उसको मैं क्या बोलूं?
बाइलोब्ड या क्या बोलूं, बाइलोब्ड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब इस एक लोब के अंदर लघु बीजाणु धानियां कितनी, एक ये यहां पर, दूसरी यहां पर, एक ये यहां पर और दूसरी यहां पर। तो एक पाली के अंदर लोब कितने, ये एक तो ये वाला लोब हो गया, ये एक तो ये हो गया एक ये हो गया दो, एक ये हो गया एक ये हो गया दो, यानी कि एक पाली के अंदर लोब कितने, दो। सॉरी, लोब की क्या बात करूं कि थीका, लोब तो अपने पास में है ही, एक लोब के अंदर थीका कितने, दो। इसको मैं बोलूंगा थीका या इसको मैं बोलूं कोष्ठ। एक पाली के अंदर कोष्ठ कितने, दो में टोटल कोष्ठ कितने। तो यहां बात करूं कि एक जो पाली है, पाली का मतलब लोब है, उस लोब में थीका कितने, और थीका को हम बोलते हैं कोष्ठ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विकोष्ठीय, या कह सकते हैं डाइथीकस। ये टर्म भी ध्यान रखना। दो चीजें समझ में आई बेटा। अब पूरी वापस बात करते हैं एंथर की। तो एक एंथर के अंदर ये जो एक थीका है, दूसरा थीका है, तीसरा थीका है और चौथा थीका, इनको हम बोलेंगे लघु बीजाणु धानी। तो एक एंथर में कितनी लघु बीजाणु धानियां, चार लघु बीजाणु धानियां, इसलिए हम इसको बोलेंगे चतुर लघु बीजाणु धानी, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेट्रा माइक्रो स्पोरेंजिएट। लघु है बेटा। एक तो ये संरचना हो गई। रिपीट करूं बेटा वापस, क्या कि एक पुंकेसर के अंदर कितने भाग, दो भाग। कौन कौन से, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के पास वाला फिलामेंट का सिरा क्या कहलाएगा, दूरस्थ सिरा, और नीचे वाला सिरा समीपस्थ सिरा। समीपस्थ सिरा किससे जुड़ा हुआ, पुष्पासन से एंड पुष्प दल से। फिर बात करते हैं कि अपने पास में अगर एक लघु बीजाणु धानी की संरचना पढ़े तो उस धानी के अंदर, एंथर के अंदर कितने लोब, एक लोब और दो लोब, इसलिए उसको क्या बोला, बाइलोब बोला। एक लोब के अंदर कितने थीका, दो थीका, इसलिए उसको हमने क्या बोला, द्विकोशीय बोला। एक एंथर में कितनी लघु बीजाणु धानियां, चार लघु बीजाणु धानियां, इसीलिए उसको हमने क्या बोल दिया, चतुर लघु बीजाणु धानियां। क्वेश्चन कल पूछा जा सकता है कि एक एंथर में होते हैं, या एक एंथर में कितनी लघु बीजाणु धानियां, कितने कोष्ठीय, कितने पालित होता है। तो हो सकता है दो दो चार पूछे क्रम के हिसाब से, ठीक है, जो सीक्वेंस होगा उस हिसाब से देखना। चार दो दो पूछे, दो चार दो पूछे, किसी तरीके से पूछे, लेकिन सही यही रहेगा कि लोब कितने, दो, थीका कितने, लघु बीजाणु धानियां कितनी। गॉट इट, कोई दिक्कत, आगे चले। अब ये जो लघु बीजाणु धानी हमने बनाई है, इस लघु बीजाणु धानी के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। लघु बीजाणु धानी का मतलब ये वाली चार वाली संरचना, ऐसे, ठीक है। एक बात और बता दूं आपको कि ये जो फिलामेंट है यानी तंतु है, ये हर जाति में इसकी लंबाई अलग अलग होती है। यहां मैं एक लिख दूं कि फिलामेंट की लंबाई हर फैमिली की, हर जाति में अलग अलग रहती है। कह सकता हूं पूतंतु की लंबाई अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है, अलग अलग जातियों में अलग अलग। ये टर्म ध्यान रखना, समझ में आया। अब बात करते हैं वापस अपन इस पर। देखो बेटा, ये जो लघु बीजाणु धानी है, अगर इसको मैं एक खांच बना करके यहां से अलग करूं, ऐसे, है ना, ये लघु बीजाणु धानी है, ये ऐसे फटती है, ऐसे, ये पूरी पैक है, पैक होकर के ये इस तरीके से फटेगी। तो यहां से परागकण जो है वो बाहर की तरफ प्रकीर्णित होंगे। क्यों, क्योंकि परागण भी तो करवाना है। परागण का मतलब परागकोश का फटना जरूरी है। कब फटेगा, जब यहां से एक खांच बनेगी। इस खांच को अपन कहते हैं अनुलंब खांच। कौन सी, अनुलंब खांच। हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल
ग्रू, सॉरी, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रू। अब देखना बेटा, यहां पर भी सेम पार्ट रहेगा, यहां पर भी सेम रहेगा, यहां पर भी सेम रहेगा, यहां पर भी सेम रहेगा। मैं बस एक जगह बना रहा हूं इधर की साइड, देखना इधर, ये एक ही बना रहा हूं इसको ऐसे, है ना। अपने डायग्राम अगर आए तो इसकी लेबलिंग आएगी, यूं नहीं कहेंगे आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर की डायग्राम बनाओ, हो गया बोर्ड वाला एग्जाम, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी, ये जो यहां पर है, अभी भी कंफर्म करना पड़ रहा है कि बाहर की लेयर कौन सी, बाह्य त्वचा, जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। हिंदी इंग्लिश दोनों ध्यान रखना, पूछा जा सकता है बाहर से अंदर का क्रम, अंदर से बाहर का क्रम। दूसरी वाली लेयर कौन सी, यस, हिंदी में अंतस्थीशियम या अंतस्त्वचा, पक्का, कंफर्म, लॉक कर दिया जाए। लो बेटा 7 करोड़, मतलब अंतस्थीशियम ही कहेंगे इनको, क्या कहेंगे, अंतस्थीशियम या एंडोथीशियम, ठीक है, ये एंडोथीशियम। फिर कौन सी परत, मिडल लेयर, कितनी, 2 2 3 लेयर, ये 1 2 3, ठीक है। ये लो, इसको मैं क्या बोलूं, मध्य परत या मिडिल लेयर। सबसे अंदर कौन सी, हाँ ये वाली, गहरी कर दूं इसको, ये कौन सी, टैपीटम, टैपी कुमकुम, टैपीटन को हिंदी में क्या कहते हैं, टैपीटम ही कहते हैं। काम क्या है इसका, पोषण प्रदान करने वाला, ये एक प्रकार का उत्तक है, इसलिए इसको बोलते हैं पोषूतक, पोषण देने वाला उत्तक, लिख देते हैं पोषु। इसे हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। या इसके अंदर कौन होंगे बेटा, इसके अंदर पहले तो अपने पास में बहुत सारे बीजाणुजन उत्तक होंगे। जब तक बीजाणुजन उत्तक है तब तक तो इसको हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणुधानी। ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो आगे चल करके पोलन ग्रेन यानी परागकण बनाएंगे, तब इसको हम क्या बोलेंगे, पराग कोश या पोलन सैक या पराग पुट्टी कह सकते हैं, ठीक है। इन्हें कहेंगे हम बीजाणुजन उत्तक, स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। अब यहां पर 2 सवाल आपके लिए। सबसे पहली चीज, सुरक्षा, इस लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा एवं इसका प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है डेहिसेंस, क्या होता है बेटा, डेहिसेंस। इनमें कौन कौन सी परतें सहायक है, सबसे पहली एपिडर्मिस, सेकेंड एंडोथीशियम, थर्ड मिडल लेयर। ये 3 परतें जो है वो सुरक्षा में और प्रकीर्णन में सहायक होती है, ठीक है। तो अपने पास में चौथी परत आई टैपिटम, ये क्या करेगी, नरिशमेंट देगी। ये क्या करेगी बेटा, ये अपने पास में, ये अपने पास में क्या करेगी, पोषण देने का काम करेगी। ये अपने पास में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करेगी, नरिशमेंट देने का काम करेगी। किसको, डेवलप हो रहे यानी डेवलपिंग जो अपने पास में पोलन ग्रेन है, परागकण है, उनको ये क्या करेगी बेटा, पोषण देने का काम करेगी। इसको हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी, ठीक है। अब ये जो संरचना है, बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा के बाद में अंतस्थीशियम, अंतस्थीशियम के बाद में मिडल लेयर, मिडल लेयर के बाद में टैपिटम, ये बनी कैसे, ये बनना जो अपने एनसीईआरटी में है नहीं, लेकिन उसको हम एक छोटे से फ्लो चार्ट से समझ लेते हैं कि ये बना कैसे। देखना बेटा, अपने पास में पूरा कौन है, लघु बीजाणु, लघु बीजाणुधानी, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में क्या बोले,
या फिर अपन पोलन सैक भी बोल सकते हैं। इसके अंदर अगर बात करें सबसे बाहर बाह्य त्वचा तो होगी, क्योंकि प्रोटेक्शन देने का काम भी करना पड़ेगा। इसके अंदर की कुछ सेल्स अपने आकार में बेटा बड़ी हो जाती है। कैसी हो जाती है? और इनका जो बड़ी मतलब इनलार्ज हो जाती है, इनका जो जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म है वो कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है और एक सेल का निर्माण करता है। उसको हम बोलते हैं प्रप्रसूतक। क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलते हैं आर्चीस्पोरियल। क्या बोलेंगे? आर्चीस्पोरियल। अब बाह्य त्वचा तो वैसे सही है। इस आर्चीस्पोरियल के अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं। बाह्य त्वचा की तरफ भी एक सेल बनती है और अंदर की तरफ भी एक सेल बनती है। बाह्य त्वचा की तरफ जो सेल बनेगी उसको हम बोलेंगे प्राथमिक भित्तीय कोशिका। क्या बोलेंगे? क्योंकि हमें भित्ति बनानी है। और इधर जो बनेगी उसको हम बोलेंगे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। कौन सी कोशिका? बीजाणुजन कोशिका। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी पेराइटल सेल। क्या बोलेंगे? और इसको हम बोलेंगे प्राइमरी स्पोरोजीनस। अभी बोला हमने स्पोरोजीनस सेल। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो स्पोरोजीनस का मतलब ही है क्या बनाएगा आगे चल करके स्पोर। कैसे? ये बनाएगा लघु बीजाणु मात्र कोशिका और इस मात्र कोशिका से मियोसिस होगा। क्या होगा? मियोसिस का मतलब इससे क्या बनेंगे? लघु बीजाणु बनेंगे। ये लो, डन। मेन काम अपने यहां पर है। प्राथमिक वित्तीय कोशिका में भी एक विभाजन होता है। बाह्य त्वचा की तरफ कोशिका बनती है, अंदर की तरफ भी कोशिका बनती है। बाह्य त्वचा की तरफ जो कोशिका बनेगी उसका नाम होगा अंतस्थीसियल। क्या? अंतस्थीसियल सेल, एंडोथीसियल सेल। अंदर की तरफ जो बनेगी उसको हम बोलेंगे द्वितीयक वित्तीय कोशिका। ये तुम्हारे पहले पढ़ा हुआ है क्या बेटा? कहाँ? बोर्ड वाले में करवाया था? तब बढ़िया है। अंतस्थीसियल सेल से क्या बन जाएगा? एंडोथीसियम। क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में है नहीं ये, लेकिन ये लिखा हुआ कि डेवलपमेंट होता कैसे है। ठीक है। और इससे क्या बनेगी? मिडल। तो देखो पहली लेयर आ गई अपने पास में, कौन सी? एपिडर्मिस। दूसरी लेयर आ गई, तीसरी लेयर, चौथी लेयर कहाँ है? वो तो लघु बीजाणु है जो सबसे अंदर होंगे। चौथी लेयर कौन सी? टेपिटम। गोयत्री। टेपिटम कहाँ गई? हाँ, नरेश हो रही है। पहली तो बाह्य त्वचा है ही, ये देखो ये बाह्य त्वचा, ये अंतस्थीसियम, मिडल लेयर, ये तीन तो अभी हमने बनाई। चौथी जो है वो टेपिटम कहाँ है इसमें? या तो मैं भूल गया हूं। टेपिटम बेटा जिस टाइम लघु बीजाणुधानी या परागकोश का निर्माण हो रहा होता है उस टाइम टेपिटम नहीं बनती। टेपिटम कब बनेगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका जब अपने लघु बीजाणु बना रही होती है, मतलब कि मियोसिस हो रहा होता है, तभी उस टाइम बीजाणुजन उत्तकों के चारों तरफ एक पोषण वाली लेयर बन रही होती है, उसको हम बोलते हैं टेपिटम। मतलब टेपिटम लघु बीजाणुधानी के विकास के समय नहीं बनेगी। लघु बीजाणुधानी का जो ये विकास हो रहा है उस टाइम टेपिटम नहीं बनेगी। टेपिटम का मतलब ही क्या है? परागकणों को पोषण देना। तो परागकण तो घर पे आई नहीं है, उसके मम्मी ने खाना बना दिया, क्या उचित है? नहीं है। तो पहले पोलन ग्रेन बनना स्टार्ट होंगे, लघु बीजाणु बनना स्टार्ट होंगे। जब पहला लघु बीजाणु बन जाता है तो उसके चारों तरफ एक लेयर बनना स्टार्ट होती है, उसी को हम बोलते हैं टेपिटम। इसलिए यहां दो चीजें अपन ने लिखी। क्या लिखी? एक तो लिखी कि जो सुरक्षा प्रदान करने का काम प्रकीर्णन में सहायक कौन? बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम एंड मिडल लेयर। और दूसरा पोषण देने का काम कौन करेगा?
ये है अपने पास में लघु बीजाणुधानी की संरचना और दूसरा लघु बीजाणुधानी का विकास। तीसरा पॉइंट आता है लघु बीजाणुधानी की भित्तियां। भित्तियां कौन कौन सी बताना जरा। पहली एपिडर्मिस, दूसरी, थर्ड एंड फोर्थ। कोई दिक्कत? आज के लिए काफी है, कल टेस्ट है। यहां स्लाइड नंबर 9 तक आपके सिलेबस में कल तक आ रहा है, ठीक है। जिसके पास में 1 मिनट रुको, सेव कर लेते हैं पहले इसको, ये सेव। चलो, नेटवर्क नॉट अवेलेबल। फोटो लेने है ना, फोन है तो फोन से 1 मिनट रुक, उसके भी करने हैं तो तू थोड़ा रुक जा, वो सर करवा देंगे तेरे को।